नमस्कार। मैं आप सबके बीच अपनी कहानी किसान आत्महत्या आयोग के अध्यक्ष का राजा के नाम पत्र पढ़ने के लिए उपस्थित हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आएगी। तो प्रस्तुत है कहानी किसान आत्महत्या आयोग के अध्यक्ष का राजा के नाम पत्र। परम आदरणीय राजा जी, समझ में नहीं आ रहा कि आपको किस विधि से प्रणाम करूं। आदर प्रकट करने के सभी तरीके इतने पुराने और अपर्याप्त हो चुके हैं कि अब समय आ गया है कि कुछ नए तरीके खोजे जाएं। यह क्या बात हुई कि उन्हीं घिसी पिटे तरीकों से आपकी भी वंदना की जाए जिन तरीकों से पिछले राजा का अभिवादन किया जाता था। मैं अपने आयोग की तरफ से बहुत शर्मिंदा हूं कि आपकी वंदना का कोई ऐसा तरीका नहीं ढूंढ पा रहा हूं जो आपके तेजोमय व्यक्तित्व के अनुकूल हो। पर आप यह भी तो मानेंगे कि मैं आपके द्वारा ही सौंपे गए दूसरे काम में पूरी तरह से लगा हुआ था। वह काम पूरा हो गया है। इस अवसर पर मैं आपके चरणों में हर संभव तरह से झुका हुआ हूं। कृपया मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें और अपनी परम कृपा इस दास पर बनाए रखें। महामहिम, आपको याद ही होगा कि आपने हमें किसानों की आत्महत्या के संदर्भ में सही तथ्यों की खोज करने का आदेश दिया हुआ था। आपके आदेश का दिन है और आज का दिन। इस बीच में हम पल भर को भी चैन से नहीं बैठे। हम किसी भी ऐसी समस्या को हल्के में कैसे ले सकते हैं जिसने आपको परेशान कर दिया हो। इसलिए हम सब ने ठान लिया था कि इस समस्या की जड़ में मट्ठा डालकर ही रहेंगे। और आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि हमने मात्र 2 साल 7 महीने और 18 दिन में ही इस समस्या के सभी संभव पहलुओं को खोज निकाला है। आप देखेंगे कि किसानों की आत्महत्या की यह समस्या उस रूप में कभी रही ही नहीं जिस रूप में दुनिया भर में प्रचारित की जा रही थी। आप यह भी देखेंगे कि स्वर्ण देश के भीतरी दुश्मनों का माया जाल अभी भी कितने भयानक तरीके से सब तरफ फैला हुआ है। हम सबका मानना है कि इस माया जाल को छिन्न भिन्न करने की सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ आप में। हे महामहिम, इस माया जाल को शीघ्र ध्वस्त करें और अब हमें उस विषय पर आने की अनुमति दें जिसके लिए आपने आदेश दिया था। यहाँ मैं संक्षेप में आयोग की कार्यप्रणाली और अपने निष्कर्षों को आपके चरणों में रख रहा हूँ। आयोग के अध्यक्ष के रूप में मेरी पूरी कोशिश है कि इस पत्र में मैं उन सब चीजों को कम से कम शब्दों में समेट पाऊं जो कि हमारी रिपोर्ट में दर्ज हुई हैं। यह रिपोर्ट कुल 10,113 पृष्ठों की है। साथ में करीब 1.25 लाख पृष्ठ संलग्नकों के हैं। पर आपको हमारी मेहनत का अंदाजा सिर्फ रिपोर्ट के पृष्ठों की संख्या से ही नहीं होगा। समय बचाने के लिए की गई हवाई यात्राओं, देश भर में फैले हुए होटलों के खर्चों तथा किराए पर लिए गए हेलीकॉप्टरों के बिल भी आपको काम के प्रति हमारी निष्ठा और मेहनत के बारे में बताएंगे। आप देखेंगे कि आपके आदेश के अनुपालन में हम पूरे देश में धूल फांकते फिरे हैं। इस बीच आपकी दैवीय ऊर्जा और हमें दिखाया गया विश्वास ही हमारी प्रेरणा के एकमात्र स्रोत रहे हैं। इस विषय पर काम करते हुए सबसे पहले हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर गया कि पाठ्य पुस्तकों में हम अपने बचपन में इस बात पर निबंध लिखते हुए बड़े हुए हैं कि स्वर्ण देश एक कृषि प्रधान देश है। यानी कि यह एक ऐसी बात थी जिसे सब मानते थे कि स्वर्ण देश किसानों का देश है। यह कोई ऐसी बात नहीं थी कि इस पर गर्व किया जाए, पर पहले यह बात गर्व करने की मानी जाती थी। लोग इस बात पर गर्व करते थे कि वे किसान हैं। उन पर फिल्में बनाई जाती थी, उनकी तारीफ में कविताएं लिखी जाती थी, यहाँ तक कि उन पर कुछ उपन्यास भी लिखे गए। एक भूतपूर्व राजा ने तो अपने नारे में उनको सैनिकों के समकक्ष रख दिया। भला बताइए, इतना सब कुछ होता रहा पर किसी ने यह जानने की कोई कोशिश नहीं की कि क्या स्वर्ण देश सचमुच किसानों का देश है। हमने अपने काम की शुरुआत ही इसी सवाल के साथ की। तब अगला सवाल हमारे सामने यह खड़ा हुआ कि भला हम किसान किसको कहेंगे? क्या जितने लोग खेतों या गांव में दिखाई देते हैं सबके सब किसान ही हैं? दूसरे, क्या किसान कोई जाति है कि हम किसान के बेटे को भी किसान ही कहें? क्या किसान की पत्नी को भी किसान माना जा सकता है? आप सोचिए, वे तो उनको भी किसान माने ले रहे हैं जिनके पास जमीन का एक बिस्वा तक नहीं है। और फिर मान लीजिए कि कोई किसान है ही, तो क्या वह सिर्फ किसानी से पैदा हुई समस्याओं से परेशान होकर आत्महत्या करेगा? महामहिम, क्या किसान अमर होकर आया है कि वह कभी मरेगा ही नहीं? सच कह रहा हूं, ऐसे न जाने कितने सवालों से हम लंबे समय तक जूझते रहे। इन सवालों ने हमें चक्रव्यूह की तरह से चारों तरफ से घेर लिया था। यह तो आपका ही प्रताप था कि हमने इस चक्रव्यूह को हमेशा हमेशा के लिए ध्वस्त कर दिया। आप ही बताइए कि यह कितनी सीधी सादी बात है कि जो इस दुनिया में आया है वह एक दिन इस दुनिया से जाएगा भी। इसमें राजा भला क्या करे? राजा कितना भी ताकतवर क्यों न हो जाए, पर वह मृत्यु को कैसे रोक सकता है?
जो पैदा हुआ है वह मरेगा ही, तो किसान मजदूर बनने से भला कैसे बच सकते हैं। लेकिन नए समय की लीला अपरंपार। देशी विदेशी अखबारों में किसानों की आत्महत्या की खबरों को इतनी प्रमुखता से छापने का आखिर क्या उद्देश्य था। विदेशी अखबार तो खैर स्वर्ण देश को बदनाम करने में हमेशा लगे ही रहते हैं, पर देशी अखबारों को तो सोचना चाहिए था कि इस तरह की नकारात्मक खबरों से स्वर्ण देश की प्रतिष्ठा को कितनी चोट पहुंचती है। विदेशी अखबारों के नकल में अखबारों को अपनी विश्वसनीयता का भी कोई ख्याल नहीं बचा है। दुष्टों और दुश्मन देशों के दलाल के सिवा भला यह कौन मानेगा कि स्वर्ण देश में किसानों का जीवन इतना कठिन हो गया है कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। इसके बावजूद यह आप ही थे जिन्होंने इस समस्या की जड़ में पहुंचने की ठानी। आपने इसके लिए आयोग बनाया, आयोग में हमें नियुक्त किया, हमें प्रचुर धनराशि और असीमित अधिकार दिए और आदेश दिया कि तत्काल काम शुरू किया जाए। हमारे किसानों की जान बहुत ही कीमती है, इसे किसी भी कीमत पर बचाया जाना चाहिए। आप एक तरफ किसानों की समस्या सुलझाने और उन्हें बचाने के लिए इतने परेशान हैं, तो दूसरी तरफ अखबारों में किसानों के मरने का हल्ला बढ़ता ही जा रहा है। इस हल्ले से स्वर्ण देश को बदनाम करने के सिवा और क्या हासिल कर रहे हैं ये लोग। ऊपर के तमाम सवालों और इन चीजों को देखते हुए हमने तय किया कि चूंकि इन सवालों पर ही आगे की सारी जांच टिकी है, इसलिए इस संदर्भ में किसी भी तरह की जल्दबाजी घातक हो सकती है। यह किसानों के भविष्य का सवाल है, इसलिए हम किसी तरह की लापरवाही नहीं कर सकते। हमने तय किया कि सबसे पहले हम इस बात का पता लगाएंगे कि इस देश में किसानों की वास्तविक संख्या क्या है और उन्हें किसान माने जाने का आधार क्या है। हमने तय किया कि हम यह भी देखेंगे कि क्या हम प्रचलित पूर्वाग्रहों के आधार पर ही अपनी रिपोर्ट बनाएंगे या इसके लिए हम अपने कुछ निजी आधार भी विकसित करेंगे। सबसे पहले हमने यह देखने की कोशिश की कि सचमुच का किसान होने के आधार क्या हैं। हमने किसानों पर तमाम देशी विदेशी फिल्में देखी जो उन पर बनी हैं। किसानों को केंद्र में रखकर रचे गए साहित्य को उल्टा पलटा, देश की पाठ्य पुस्तकों में किसानों की जो छवियां हैं उनका फिर से अध्ययन किया और इन आधारों पर हमने किसानों की पहचान के कुछ बिंदु निर्धारित किए और तब हमने पाया कि जिसकी आंखों में कीचड़ नहीं है वह किसान नहीं है, जो साफ कपड़े पहनता है और अच्छा खाता पीता है वह किसान नहीं है, जो रेल में स्लीपर में चलता है वह भी किसान नहीं है और एसी में चलने वाला तो किसी भी कीमत पर किसान होने की संभावना से ही रहित है। उसे जरूर किन्हीं देश विरोधी तत्वों से धन मिल रहा है। असलियत तो यह है कि किसान कभी ट्रेन के जनरल डिब्बों में भी नहीं चढ़ता, उसे इतनी दूर जाने की कोई जरूरत ही नहीं होती, और अगर कभी किसी वजह से जाना भी हुआ तो वह पैदल या बैलगाड़ी से जाता है। महामहिम, मैं इन चीजों पर इतना जोर इसलिए दे रहा हूं कि स्वर्ण देश की राजधानी सहित तमाम जगहों पर जो लोग किसान बनकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और देश को बदनाम कर रहे हैं वे किसान नहीं हैं। बाकी चाहे जो भी हो, इस बिन मांगी राय के लिए आप माफ करें तो कहूं कि इन लोगों को पकड़वा कर डंडा परेड कराई जाए तो ऐसी तमाम जानकारियां सामने आ सकती हैं जिनकी रोशनी में यह आयोग अपनी रिपोर्ट को और बेहतर बना सकता है। इस काम के दौरान विश्वस्त सूत्रों से हमें ज्ञात हुआ है कि ये वही लोग हैं जो देश को और इससे भी ज्यादा महामहिम को बदनाम करने के लिए दुश्मनों से मिले हुए हैं। यही बात हम तमाम अखबारों के लिए भी कहने जा रहे हैं। आपको तो पता ही होगा कि देश के अनेक अखबारों ने इस आशय की खबरें छापी कि किसान अपनी फसलों को खेत में ही सड़ा दे रहे हैं, वे मेहनत से तैयार की गई फसलों में आग लगा दे रहे हैं, वे सब्जियों और फलों से सड़कों को पाट दे रहे हैं या कि उन्हें मुफ्त में बांट रहे हैं। हुजूर, यह असंभव स्थितियां हैं। कुछ भी हो जाए पर एक किसान अपने खेत में आग लगा ही नहीं सकता। वह अपने खून पसीने की कमाई को खेतों में पानी भरकर सड़ा नहीं सकता, और अगर वह इतना ही विपन्न है तो खेतों में पानी भरने का पैसा आखिर कहां से आया उसके पास। हुजूर, कहने की इजाजत दें तो कहूं सच्चा किसान खुद को भले जला ले पर अपनी फसल को नहीं जला सकता। और आप तो जानते ही हैं कि एक भी किसान ने खुद को जलाकर आत्महत्या नहीं की। खबरों के अनुसार जिन्होंने की है वे या तो पेड़ों से लटके हैं या फिर उन्होंने कीटनाशकों का उपयोग किया है। दरअसल बहुत सारी भ्रामक स्थितियों ने मिलकर इस समस्या का निर्माण किया है। जिनके पास जमीन ही नहीं है वह किस तरह का किसान। जमीन किसी एक के नाम पर है पर परिवार में कोई भी मरे तो कहेंगे कि किसान ने आत्महत्या की। यह गलत चलन है, हमें इसे खत्म करना चाहिए। क्या सरकारी नौकरियों में ऐसा किया जा सकता है कि नौकरी कर रहे व्यक्ति के परिवार का कोई सदस्य आत्महत्या करे तो उसे सरकारी नौकरी से जोड़कर देखा जाए। आप पाएंगे कि हमारा मध्य वर्ग इस मामले में कितना उदार है कि उसने अब तक ऐसी कोई मांग नहीं की। अगर हमने किसान आत्महत्याओं के संदर्भ में इस तरह की स्थितियों को बढ़ावा दिया तो कल को अगर मध्य वर्ग भी उठ खड़ा हुआ तो हम क्या करेंगे। यह तो बहुत राहत की बात है कि हमारा मध्य वर्ग इन किसानों के पछड़ों से अपने आप को दूर रखे हुए है।
मैं कुछ और बातों की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वह किस हक से किसान हैं जो किसी और के खेत को अधिया लेकर खेती कर रहे हैं? इस तरह तो सारे किराएदार मकान मालिक बन जाएंगे। सोचिए कितनी अराजकता पैदा होगी ऐसी स्थिति में। ऐसे ही जो पक्के घर में रहता है वह भला किस तरह से किसान हुआ? जो मिट्टी के घर में रह नहीं सकता, भला वह मिट्टी में लथपथ होकर खेती कैसे करेगा? इसी तरह से जो जीन्स या दूसरे आधुनिक कपड़े पहनता है, धूप का चश्मा लगाता है, निजी अस्पतालों में इलाज के लिए जाता है, वह भी किसान नहीं। जिसके बच्चे बढ़िया स्कूलों में पढ़ रहे हैं वह भी किसान नहीं, बल्कि हम तो यहाँ तक कहना चाहते हैं जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं वह भी किसान नहीं, कहीं भी पढ़ रहे हो। समय आ गया है कि हम एक साफ विभाजक रेखा खींचें कि कौन किसान है और कौन नहीं। ये लोग किसान बनकर हमें दिग्भ्रमित करते हैं, पर हम जानते हैं महामहिम कि बाकी कुछ भी संभव हो, पर आपको दिग्भ्रमित करना संभव नहीं है। और यहीं पर मैं आपसे वह बात कहना चाहता हूं जो मैं बस आपसे ही कह सकता हूं, क्योंकि उसे समझने की सामर्थ्य किसी और में है ही नहीं। महामहिम, 100 बातों की एक बात है, जो आत्महत्या करता है वह किसी भी कीमत पर किसान नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस सिलसिले में हमने किसानों पर लिखी गई कहानियों, कविताओं और उपन्यासों का भी अध्ययन किया। हमने बड़ी संख्या में फिल्में भी देखी जो किसानों को केंद्र में रखकर बनाई गई हैं। इन सब में हमको कहीं भी आत्महत्या करते हुए किसान देखने को नहीं मिले। उदाहरण के लिए भारत के मशहूर कथाकार मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात को लें तो कहानी में हल्कों की पूरी फसल चर ली जाती है, पर वह आत्महत्या नहीं करता, बल्कि अपने कुत्ते से लिपट कर सो जाता है। तो वे कौन से किसान हैं जो आत्महत्या किए जा रहे हैं? क्या उनके पास कुत्ते भी नहीं हैं कि वह उनसे लिपट कर सो सकें? मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि किसान की चमड़ी मोटी होती है। वह कुछ भी करेगा पर आत्महत्या नहीं करेगा। मुंशी प्रेमचंद जी के ही उपन्यास गोदान से उदाहरण है। तोहरी कर्ज में डूब जाता है, गाय नहीं खरीद पाता, मजदूरी करता है पर आत्महत्या नहीं करता, बल्कि मरते समय गोदान करता है। क्या समय था वह, और अब क्या समय आ गया है? मैं समझता हूं कि आप अब तक समझ चुके होंगे कि किसान आत्महत्या की बात खुरापाती दिमागों की उपज है, जिन्हें दुश्मन देशों की शह मिली हुई है। आप जानते ही कि दुश्मन देश हमारे गौरवशाली इतिहास से जलते हैं, वे हमारी समृद्धि से जलते हैं, वे हमारी सामरिक ताकत से जलते हैं, और तो और अब वे इस बात से भी जलते होंगे कि उन्हें ऐसा प्रतापी राजा क्यों नहीं मिला जैसा कि आपके रूप में हमें मिला। पर यूं जलते रहने से आखिर क्या हो सकता है? हालांकि हमारा काम अब समाप्त हो चुका है, पर अपने देश को प्रेम करना और उसके लिए जान लड़ा देना हमने आपसे ही सीखा है। इसलिए हमने इस मसले पर भी गौर किया कि अगर किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं तो जो मर रहे हैं वे हैं कौन? वे अभागे कौन हैं जो आत्महत्या पर आत्महत्या किए जा रहे हैं? हमने पता लगाया तो पता चला कि इनमें से अनेक वे लोग हैं जो इश्कबाजी में नाकाम होकर अपने जीवन से निराश थे। और आप जानते हैं कि प्रेम में जान देना और लेना स्वर्ण देश की गौरवशाली परंपरा रही है। हम जानबूझकर ऐसी स्थितियां तैयार करते हैं कि युवाओं के प्रेम नाकाम हो और प्रेम में जान देकर वे इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाएं। और जब कभी हमारी किसी चूक की वजह से उनके प्रेम कामयाब होने की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उनकी जान लेकर उनके प्रेम को अमर कर दें। प्रेमियों की आत्महत्याएं हमारा गौरव है, पर देश के बाहरी और भीतरी दुश्मन जो हमारे देश की स्वर्णिम सभ्यता और संस्कृति से जलते हैं, जो महामहिम के तेज से जलते हैं, वे स्वर्ण देश को साक्षात स्वर्ण देश स्वरूप आपको बदनाम करने के लिए इसे किसानों या बेरोजगारों की आत्महत्या के रूप में प्रचारित कर देते हैं। हमें इन विरोधियों से सावधान रहना होगा और इन पर अंकुश लगाना होगा। आत्महत्याओं की एक और वजह है, पर वह गौरव करने लायक नहीं है, यह शर्म आने लायक वजह है। इसलिए मैं बड़ी शर्म के साथ इसे आपके सामने रख रहा हूं। अंदरूनी सूत्रों से पता चला है कि आत्महत्या कर रहे लोगों में एक बड़ी संख्या उन लोगों की भी है जो नपुंसकता की वजह से अपनी बीवियों को मुंह नहीं दिखा पा रहे थे। नपुंसकता कितनी बड़ी समस्या है यह आप जानते ही हैं। ट्रेनों के शौचालयों से लेकर गली मोहल्लों की दीवारों तक आप देखेंगे तो पाएंगे देश की सबसे बड़ी समस्या नपुंसकता ही है। यह इसलिए भी बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि विधर्मी लोगों के साथ ऐसा नहीं है। नपुंसकता इसलिए भी हमारी राष्ट्रीय समस्या मानी जानी चाहिए क्योंकि इससे जनसंख्या संतुलन लगातार प्रभावित हो रहा है। स्वर्ण देश और इसके ईश्वर स्वरूप राजा यानी आपसे प्रेम करने वाले लोग लगातार कम हो रहे हैं और विधर्मी और देश को कमजोर करने में लगे लोग लगातार बढ़ रहे हैं। मेरा विनम्र अनुरोध है कि आपको इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए तुरंत इस पर एक आयोग बैठाना चाहिए। आप चाहें तो मैं यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने के लिए तैयार हूं। मैं फिर से आत्महत्याओं की तरफ लौटता हूँ। वजह जो भी हो, पर यह भी तो हमने भी पाया कि लोग बड़ी संख्या में आत्महत्याएं कर रहे हैं और यह भी कि इससे स्वर्ण देश की बदनामी होती है। यह ऐसी चीज है जिसे हर हाल में रोका जाना चाहिए।
या फिर इसका रूप बदला जाना चाहिए? मेरा सुझाव है कि हमें आत्महत्याओं को धार्मिक रूप देने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तब आत्महत्या करना गौरव की बात मानी जाएगी। आपसे बेहतर कौन जानता है कि हम एक धर्मप्राण देश हैं, धर्म के लिए जान देने और लेने दोनों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यह बात प्रजा में और अच्छी तरह से फैलाई जानी चाहिए। लोगों को बताया जाना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में आत्महत्या कायरता है, पर धर्म के लिए या धर्म स्वरूप राजा के लिए जान देना बहादुरी है। और जान देने की स्थिति बने ही तो विधर्मियों से लड़ते लड़ते जान देनी चाहिए, न कि पेड़ से लटक कर या जहर खाकर। मैं जानता हूं कि आप यह बात मुझसे भी बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। दूसरी बात यह है कि हमें उन अखबारों, संस्थाओं और लोगों पर नजर रखनी चाहिए जो तथाकथित किसान आत्महत्याओं के बारे में खबर लिखते या छापते हैं, या अन्य किसी तरीके से इस तरह की खबरों को प्रचारित या प्रसारित करते हैं। इनके देशी विदेशी संपर्कों पर भी हमें नजर रखनी चाहिए। हमें इन लोगों के कहीं आने जाने पर रोक लगानी चाहिए और इन लोगों को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में इन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। जो संस्थाएं विदेशी पैसा लेती हैं या कभी अतीत में ले चुकी हैं या निकट भविष्य में लेने वाली हों, उन सब पर विदेशी मदद से लोगों को देशद्रोह के लिए उकसाने का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं। इन्हें किसी भी कीमत पर कारागार में होना चाहिए। हमें यह भी देखना चाहिए कि ये लोग या इनमें से कुछ लोग पिछले राज परिवार के कृपा पात्र तो नहीं है। ना भी हों तो हम साबित तो कर ही सकते हैं। इससे प्रजा में आपके प्रति अगाध भरोसा बना रहेगा। अंत में मैं पूरी जिम्मेदारी से एक और बात कहना चाहता हूं। यह सच है कि ज्यादातर किसान आत्महत्याएं फर्जी हैं, जैसा कि मैंने ऊपर साबित किया कि जब वे किसान ही नहीं हैं तो उनकी आत्महत्याओं को किसान आत्महत्या का नाम देना साजिशी लोगों का कारनामा है। पर महामहिम, हमें कुछ घटनाएं ऐसी भी मिली जहां आत्महत्या करने वाले सचमुच ही किसान थे। हम उनके बारे में जानकर स्तब्ध रह गए थे, क्योंकि अगर एक भी किसान कहीं मरता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारे दयालु और परोपकारी राजा पर आती है। और हम क्या जानते नहीं कि आप किसानों के लिए कितने चिंतित रहते हैं। तभी तो आपने यहाँ आयोग बनाया है। कुटिल और साजिशी लोग कुछ भी कहें, पर हम जानते हैं कि आपने किसानों को असीमित सुविधाएं दे रखी हैं। इसके बावजूद अगर एक भी किसान आत्महत्या करने के लिए विवश हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि खेती करना अब बहुत ही खतरनाक काम हो गया है। यह आयोग भी इसी नतीजे पर पहुंचा है। ऐसे में जरूरत है कि स्वर्ण देश की प्रजा के हित में तुरंत ही कुछ कड़े कदम उठाए जाएं। आपने मुझे जो जिम्मेदारी दी थी उसका पालन करते हुए मैं कुछ सुझाव आपके श्री चरणों में रखना चाहता हूं। आयोग का पहला सुझाव यह है कि महामहिम को तत्काल प्रभाव से किसानों के खेती करने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। हम अपने प्यारे देशवासियों की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। यह एक ऐसा कदम है जिसके लागू होते ही किसान आत्महत्या की समस्या हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। किसानों को तुरंत यह कदम भले ही कड़वा लगे, पर जल्दी ही वे इस फैसले को वैसे ही सराहेंगे जैसे आपके पिछले कड़े फैसलों को सराहते आए। अब सवाल यह है कि अगर किसान खेती नहीं करेंगे तो स्वर्ण देश की प्रजा का पेट कैसे भरेगा, और हम उस जमीन का करेंगे क्या जो खेती न करने से खाली पड़ी रहेगी। महामहिम, हमारा दूसरा सुझाव यह है कि आपको किसानों से उनकी सारी जमीन ले लेनी चाहिए। किसानों को तुरंत बुरा लगेगा, पर वे जल्दी ही इस बात को समझेंगे कि जमीन रखना कितने खतरे की बात थी, और वह खतरा उन पर से हमेशा के लिए टल गया है जो आत्महत्या के लिए उनके सिरों पर मंडराता रहता था। ऐसा करने से हमें बड़ी संख्या में लोग मिलेंगे जो स्वर्ण देश के नवनिर्माण की नींव की ईंट बनेंगे। खेती जैसे अनुत्पादक काम से मुक्त होकर उनकी सारी ऊर्जा जब देश के नवनिर्माण में लगेगी तो आप सोचिए कि आपका यह प्यारा स्वर्ण देश, जिसके उत्थान के लिए आप हमेशा चिंतित रहते हैं, कितनी जल्दी सचमुच के स्वर्ण देश में बदल जाएगा। हमारा तीसरा सुझाव यह है कि किसानों से ली गई सारी की सारी जमीन आपके चहेते धन्ना सेठ को सौंप दी जाए और उनसे अनुरोध किया जाए कि वे किसानी का दायित्व भी अपने ऊपर ले लें। हमें पूरा भरोसा है कि स्वर्ण देश के हित में वे यह जिम्मेदारी उसी तरह से संभालेंगे जिस तरह से आपकी दी हुई दूसरी जिम्मेदारियां संभालते आए हैं। हमें पता है यह जोखिम का काम है, पर धन्ना सेठ के कंधे पूरी तरह से समर्थ हैं। उन्हें आपका भी पूरा समर्थन और भरोसा हासिल है। ऐसी स्थिति में वे हर हाल में सफल होंगे। इस संदर्भ में हमारा चौथा और आखिरी सुझाव है कि धन्ना सेठ जी को जमीन के साथ साथ एक बड़ी राशि खेती की मद में दी जाए, जिससे कि वह जमीनों को नई तरह से व्यवस्थित कर सकें और अत्याधुनिक तरीके से खेती की शुरुआत कर सकें। महामहिम, हमें पूरा भरोसा है
कि हम इस तरह से किसानों से जुड़ी सभी समस्याओं से हमेशा के लिए मुक्ति पा लेंगे। इतना ही नहीं, इससे बहुत बड़ी संख्या में नए रोजगारों का भी सृजन होगा। जिन किसानों के लिए खेती आदत बन गई है, वे धन्ना सेठ के यहाँ नौकरी कर सकते हैं। यह कितनी कमाल की बात होगी कि वे खेती भी करते रहेंगे और उनके ऊपर किसी भी तरह का जोखिम नहीं रह जाएगा। ऊपर से हमारे धन्ना सेठ इतने उदार हैं कि वह उन्हें तनख्वाह भी देंगे। कितना सुखी होगा तब हमारा प्यारा स्वर्ण देश। मैं तो उस दिन की कल्पना करके अभी से ही आह्लादित हो रहा हूँ। रोमांच के मारे मेरे रोम रोम खड़े हो रहे हैं। मुझे इस बात से भी रोमांच हो रहा है कि आपकी कृपा और भरोसे के फलस्वरूप मैं अपने प्यारे स्वर्ण देश के प्रति कुछ कर पा रहा हूँ। भगवान, आपकी यह कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे। आपके चरणों का दासानुदास देश प्रेमी शर्मा, अध्यक्ष किसान आत्महत्या आयोग।